चलिए तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए पहले तो आपको ये बता दें कि कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपका तरीका है, या जो 2020 के अनुसार सिलेबस चेंज हुआ है वो क्या पैटर्न हुआ है। तो पहले ये बताएं कि आप लोग, कुछ लोग मेंस लिख रहे हैं क्या 2019 वाला, तो दोनों बताए जाएं। यदि कोई ना हो, सिर्फ 2020 वाले ही हो सभी, तो 2020 के पैटर्न पे चलें अपन, है ना। थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव हुआ है, पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो और दोनों का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। आंसर लिखने का भी प्रश्न का स्वरूप वही रहेगा, इसकी चिंता नहीं करना है आपको, सिर्फ उत्तर का पैटर्न बदलना है, उत्तर का स्वरूप आपको बदलना है। ठीक, तो चलिए बताइए फटाफट कि 2020 वाले कौन कौन है और 2019 वाले कौन कौन है। दो 2019, 2021 वाले भी हैं कुछ, बहुत बढ़िया, 23 तक के हैं। चलिए चलिए बस 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 ठीक है, सबने कर दिया लगभग, जो मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं जितने भी। ठीक है, मोस्टली जो कमेंट आपने किए हैं उसमें से ज्यादातर लोग क्या है 2020 या 2020 के बाद एग्जाम देंगे, है ना, मेंस का, मुख्य परीक्षा का। तो हम लोग बिल्कुल उसी के आधार पर चलेंगे। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो मैं आपको, जो 2019 एक दो लोगों ने लिखा है 2019 में मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए भी मैं पैटर्न बता दूंगा कि कैसे आपको कोई उत्तर लिखना है। लगभग देखिए, हमें शब्दों का हेर फेर करना है, हमारा डिटेल जो रहेगी, हमारे जो मैटर है जो हमारा, वो वही रहेगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है क्या? ये आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी देख सकते हैं आप। और पहला प्रश्न है आपका सीपी एवं बरार, है ना। सीपी एवं बरार, पहले क्वेश्चन ही बता देता हूं मैं। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन चलिए घर में पढ़ लीजिएगा, मैं भी डिस्कस कर लेता हूं, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं आज सिलेबस लेके आया हूं आपके, तो कुछ बातें बता दूं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। हटा दीजिए। तो प्री का तो लगभग सभी को मालूम होगा, प्री का पैटर्न क्या है कि सबसे पहला इकाई आपका जो प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य वगैरह दिया हुआ है, फिर भारत का इतिहास, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल। प्री का कोई वास्तव में सिलेबस नहीं होता है, आप ये समझ लें, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो पढ़ रहे थे अभी तक, प्री में वही सब पढ़ना है ना। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो भी इसमें लिखा हुआ है, कुछ छूट भी गया है तो उसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देनी है। जो किताबों में मिलता है वहां से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं और आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्री का कोई सिलेबस नहीं है किसी एग्जाम के लिए, है ना। लगभग आप समझ सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट के लिए है सिलेबस, कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप सिर्फ ये देखा करें। उसके बाद ये मत देखा करें कि टॉपिक कौन कौन से पूछे जाएंगे, चाहे व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी हो। तो आप लोग प्री के लिए सिलेबस देख के ना करें, प्री में सब कुछ पूछा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट देखा करें आपकी, ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो फिर उसके बाद आप सब याद करें। मुख्य बात मैं बताना चाह रहा था आपको मेंस की। तो मेंस में 2-3 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपके 6 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न पत्र होंगे। पेपर जब मेंस का होता है तो 6 दिन लगातार होता है। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपको सब कुछ पहले ही याद हो। उस टाइम पे आपको कुछ रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको पहले पेपर में रिवाइज करने का अवसर मिलेगा। उसके पश्चात आपको सिर्फ कुछ भी ओपन करोगे, कुछ भी खोलोगे, लगेगा कि ये तो याद है या ये नहीं याद है मुझको, तो उसी में परेशान रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। फिर 6 पेपर हो गए, पहली बात। दूसरी बात, अवधि कितनी रहेगी? तो जो शुरुआती 5 प्रश्न पत्र रहेंगे उनके लिए आपको समय मिलेगा कितना? 3-3 घंटा पूरा। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है। तो शुरू के 5 पेपर में आपको क्या करना है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको पूरा उत्तर लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपका लास्ट पेपर है निबंध का, उसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कम लिखना पड़ता है हमें। ठीक, उसका जो अंक है उसमें 100 अंक का केवल पेपर ही होता है। उसके पश्चात अच्छा, एक प्रश्न पत्र का मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है 3 घंटे उसकी अवधि रहेगी। पूछा क्या जाएगा? मोस्टली जो विषय है आपका इतिहास और भूगोल से संबंधित। ठीक, तो इतिहास और भूगोल इसमें पूछा जाता है। खंडा और खंडवा 2 भागों में आपके पेपर डिवाइड रहेंगे। 3 घंटे आपको समय मिलेगा। अंक कितने रहेंगे टोटल? 300। खंडा के लिए 150 और खंड बा के लिए 150।
पेपर दो में भी ऐसा ही हाल रहेगा। सब्जेक्ट बस जान लिए, 3 घंटे टाइम मिलेगा उसमें और 300 नंबर का रहेगा आपका। और इसमें विषय क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपका अभी वर्तमान में चेंज हो चुका है राजनीति, जो राजनीति हम लोग पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था, वही आपकी सिलेबस में राजनीति लिखा रहता है, तो राज्य व्यवस्था पूछी जाएगी आपसे। अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, ये 2 बातें और ऐड कर दी गई हैं आपके पेपर 2 में, जो 2020 का सिलेबस है। 2019 के सिलेबस में पेपर 3 में अर्थशास्त्र पूछा जाता था और समाजशास्त्र था ही नहीं। ठीक, तो ये याद रखना है। 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 अंक होंगे इसके लिए भी। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न पत्र की, तो विज्ञान एवं तकनीकी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, कंप्यूटर तकनीकी, एआई तकनीकी, ऐसी सारी चीज, तकनीक से रिलेटेड कोई भी बात, जैव प्रौद्योगिकी है ना, कुछ भी, तो उसमें भी 3 घंटे का आपको अवसर मिलेगा। विज्ञान विषय एक अलग है और विज्ञान एवं तकनीकी अलग है ना, तो विज्ञान और विज्ञान एवं तकनीकी पूरा वो पूछा जाएगा आपसे। 300 अंकों का होगा ये और 3 घंटे का होगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करें, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। 3 घंटे का समय तो रहेगा आपके पास, लेकिन जो आपके अंक हैं वो 200 अंक रहेंगे। 200 अंकों का प्रश्न पत्र है ये। और सब्जेक्ट आपको पता है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। ठीक, तो लोक प्रशासन जो पहुंच जाता था आपका 2nd पेपर में रहता था, अब किस में आ चुका है, 4th पेपर में, 4थे प्रश्न पत्र में। तो दर्शन शास्त्र तो आप एथिक्स जो पढ़ते थे वही लगभग होता था। मनोविज्ञान आपका नया जुड़ चुका है और लोक प्रशासन आपके 2nd पेपर से उठा के यहाँ पे कर दिया गया है। 3 घंटे का समय और 200 अंक रहेंगे। 5वां प्रश्न पत्र जो रहता है वो हिंदी का रहता है। 3 घंटे समय मिलेंगे आपको, अंक 200 रहेंगे। ठीक, और 6वां प्रश्न पत्र निबंध का आपको पता है 2 घंटे समय और 100 अंक। चलिए, ये व्यवस्था होती है हमारे अंकों की। आप सिलेबस उठाकर एक बार बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें, उसका आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ने वाला हूँ क्या पढ़ना है मुझे और किस तरीके से पढ़ूँ कि मैं जो पेपर दूँ, जब पेपर दूंगा तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर सकूँ। अभी तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, आपस में आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैसे, कितने अंकों के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला इसमें बिंदु लिखा हुआ है कि देखिए, टोटल 150 का एक खंड होगा और 150 का 2 खंड, मतलब 300 अंकों का आपका एक प्रश्न पत्र होगा। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ जीएस पेपर्स की, है ना, जो 1 2 3 4 आते हैं उसकी। तो एमपी जो है हमारा ऊपर में ही आ जाता है, आपके पेपर 1 और पेपर 2 में ही सब कुछ समाहित हो जाता है एमपी का। ठीक, तो आपको परेशान होना ही नहीं है। पेपर 2 पेपर 3 कितने अंकों का होता है, 300 अंकों का। तो 150 अंक खंडा के लिए और 150 अंक खंडभाग के लिए। इसमें प्रश्न आपको जो सिलेबस मिलेगा उसमें आपको सिलेबस जो लिखा गया है वो इकाई के अनुसार लिखा गया है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, है ना, ऐसे इकाई मतलब यूनिट, तो अंग्रेजी हिंदी मेरा मिक्स हो जाता है थोड़ा। तो इकाई के अनुसार दिया गया है। तो इसमें पहला बिंदु लिखा हुआ है आपके लिए कि जो प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो 3 अंकों के प्रश्न होते हैं, उनके लिए क्या है, प्रत्येक इकाई से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो जो 5 इकाइयां हैं हमारी, 5 इकाइयां आपको बताई मैंने कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है 5 इकाइयों में विभाजित रहेगा। तो वो 5 इकाइयां और प्रत्येक इकाई से 3 प्रश्न, मतलब 15 प्रश्न आपसे अति लघुत्तरीय पूछे जाएंगे एक खंड में, है ना। एक खंड में 15 क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्तरीय। तो मध्य प्रदेश वाले खंड से मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 प्रश्न आएंगे, 3 अंकों के। ठीक, फिर बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो 3 अंक के होते हैं, उसके बाद आपका नए सिलेबस के अनुसार कितने अंक का हो गया, 5 अंकों का। तो 5 अंकों के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 5 अंकों के क्वेश्चंस रहेंगे प्रत्येक इकाई में 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 2 प्रश्न आपके किसमें, प्रत्येक इकाई से पूछे जाएंगे, मतलब 5 इकाइयां हैं आपकी, तो 5 इकाइयों इंटू कर दो आप 2, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके पश्चात जो 200 शब्द वाले प्रश्न होंगे, तो जो 200 शब्दों का प्रश्न होगा उसमें क्या लिखा है, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न। तो प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न मतलब इकाइयां आपकी 5 है, तो केवल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 शब्दों के। अंकों की बात करें तो जो छोटे छोटे रहेंगे आपके प्रश्न अति लघु उत्तरीय जिन्हें कहते हैं, वो 3 अंकों के, और 5 अंकों के प्रश्न रहेंगे जो लघु उत्तरीय, और दीर्घ उत्तरीय जो 200 शब्द में लिखना है हमें, उसके लिए 11 अंक आपको दिए जाएंगे। अब आंसर कैसे लिखना है, मैं कोई एक पूरी क्लास नहीं लेना चाहता आपको ये व्यवस्था बताने के लिए, सभी जगह यूट्यूब में या कहीं और भी मिल जाएगा आपको, या दूसरे फैकल्टीज भी बता देते हैं। मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसके आधार पर ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस प्रश्न को कैसे लिखना है, क्या मैटर होना चाहिए, क्या छोड़ना है, इसमें क्या बढ़ाना है। ठीक, तो आगे जैसे ही जैसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे क्लास, आपको पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी कुछ दिनों बाद कि क्या होता है मेंस, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह हमें
लिखना है। तो ये थी मेंस की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको दिए थे 3 अंकों के प्रश्न लिखने के लिए, तो आज उनकी चर्चा करेंगे। आगे जब 6 अंकों की बात होगी तो 6 अंकों की चर्चा करेंगे। जब 200 शब्दों की बात होगी तो 200 शब्दों को समझा दूंगा। ठीक, तो समय ना खराब करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके 3 अंकों के जो प्रश्न आपको दिख रहे थे, तो पहला प्रश्न मैं बता दें। 3 अंकों में देखिए कुछ पूछा नहीं जाता खास, और ये टॉपिक ऐसा है आपका कि यहाँ से ज्यादा प्रश्न भी नहीं बनते। सिर्फ एक ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए, 6 अंकों में पूछा जाता था अभी तक। यही सबसे फेमस प्रश्न है इस टॉपिक का। ठीक, तो आपको ऐसे जो प्रश्न मैंने दिए हैं, मैं भी कहीं पूछ ले तो आपको ऐसे आपको प्रिपेयर रहना है, पहले से ही सावधान रहना कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें केवल फैक्ट है आपके इस टॉपिक में, आपको समझ में आ रहा होगा, आपने अभी तक पढ़ा होगा। तो ये फैक्ट हैं आपसे को जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी आपसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि फैक्ट 1 लाइनर फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो आपके वैकल्पिक प्रश्नों में पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेंस में भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सीधा आंसर होता है, कोई डेट पूछ ली जाती है या किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से कोई प्रश्न बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे जैसे आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक, तो एक बार और स्लाइड में दिखा दीजिए भैया इनको क्वेश्चंस। चलिए, आपको 4 जो प्रश्न ऊपर के दिख रहे होंगे उन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सीपी एवं बरार, पूरा स्क्रीन पे कर दीजिए ना उसको। सीपी एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट। तो ये 4 आपको दिख रहे होंगे। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपका जो मैंने बताया है अभी आपको कि जो यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक होगा उसके लिए, और आपके लिए शब्द भी दिया हुआ था वहीं पर। शब्द आपके लिए शब्द सीमा जो दी गई है वो है 10 शब्द। तो 10 शब्द में क्या लिखना होता है, आपको 3 अंकों के उत्तर लिखने होते हैं। तो इसके पहले जो 2019 तक की व्यवस्था है हमारी, उसके लिए 20 शब्द दिए जाते थे और हमें लिखना कितना पड़ता था। अच्छा, कॉपी का भी पैटर्न बता दूं आपको कि जो कॉपी आपको मेंस में मिलती है उसमें 24 लाइनें रहती हैं, और जो कॉपी मिलती है आप उसमें जो आपकी यदि कोई ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा मतलब मीडियम साइज लिखता है तो उसको क्या मिलता है, लगभग 5 शब्द आप लिख सकते हैं एक लाइन में। 5 शब्द एक लाइन में लिख सकते हैं, एवरेज है ये। आपको हर शब्द नहीं गिनना, शब्द मतलब आप समझते हैं ना जो एक वर्णों से मिलकर बने। कुल मिलाकर हमको शब्दों में है ये सब नहीं गिनना है, तो ये सब नहीं गिनना है, हमको बड़े बड़े शब्दों को गिनना है। वो 5 शब्द आपके एवरेज एक लाइन में आते हैं। तो हमसे कितने में अपेक्षा कर रहा है एमपीपीएससी कि 10 शब्दों में हम उत्तर दें या एक पंक्ति में दें। पहले भी ऐसी ही व्यवस्था थी कि 20 शब्दों में उत्तर दें या फिर 1 या 2 पंक्ति में उत्तर लिखें। तो हम क्या करते थे, जो आयोग क्या चाहता था हम तो वही करेंगे जो आयोग चाहेगा। तो आयोग जो चाहता था, जिसको अच्छे नंबर मिलते थे, वो लोग क्या करते थे कि आपके 20 जो शब्द दिए जाते थे उसके लिए 3 से 4 लाइनें लिखना होता था। 20 शब्द बिल्कुल, एक लाइन में 5 शब्द, दूसरी लाइन में 5 शब्द, और तीसरी लाइन में 5 और चौथी लाइन में शब्द। तो कई बार जैसा प्रश्न होता था उसके अनुसार बदल भी जाता था पैटर्न। कई बार हमारा 2 लाइन में ही उत्तर पूरा हो जाता था, और कई बार हमको 3, 4 या 5 लाइनों तक भी जाना पड़ता था, है ना। डेफिनेशन वगैरह पूछ ले तो बड़ी हो जाती हैं तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था। तो उस टाइम पे ये पैटर्न था। आज क्या पैटर्न है आपका, आज आपको कम से कम क्या लिखना है 10 शब्दों में। तो इसे हम थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा भी सकते हैं, है ना, क्योंकि एमपीपीएससी कुछ ज़्यादा चाहता है ना, एमपीपीएससी मांगे मोर। तो आपको 10 शब्द नहीं, लगभग 12 से 14 शब्द आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक, किसी भी प्रश्न में। तो आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 लाइनें आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी यदि इतने शब्द आपको लिखना है। फिर यदि प्रश्न कैसा है आपका, कोई उत्तर 1 लाइन में भी पूरा हो सकता है, कोई आपका उत्तर 3 लाइन में। एनी हाउ 3 लाइन में तो पूरा ही करना है हमें। ऐसे अपनी शब्दों की व्यवस्था बनानी है, शब्दों का ऐसे चयन करना है कि हमारा 3 लाइन में उत्तर कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो देखिए, सीपी एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, ये कैसे प्रश्न है। कोई एक लोकेशन दी गई है आपको, कोई एक क्षेत्र का नाम दिया गया है और उसकी स्थिति बतानी होती है हमें। तो हम जब उत्तर लिखते हैं, कोई भी ऐसी चीज पूछी जाए, स्थान के बारे में पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले उसकी स्थिति ही बतानी होती पहली लाइन में। यहाँ पर हम, अच्छा, कई लोगों ने जो उत्तर भेजे थे वो भी सुन लीजिए। आपने बहुत लंबा चौड़ा पिछली व्यवस्था जैसे लिख दिया था, पैराग्राफ्स में लिख दिया था। लिख तो सकते हैं पैराग्राफ में, लेकिन फिर आपकी एक लाइन ही आएगी। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ नहीं लिखना है। मैंने एक टेबल बनाई है ना, आपको बताया था, उसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं आपके लिए। तो आपको पैराग्राफ में ना लिखकर इन चारों क्वेश्चंस में क्या लिख देना है, आपको छोटा छोटा क्या बना देना है, बिंदु, पॉइंट्स में बता देनी है हमें सारी चीज़ें। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप बता सकते हैं। जमा करना है आपकी कॉपी, आपका जो आंसर होगा,
या सेंड करना है, तो फिर आपको बताया जाएगा कि कहाँ भेजना है। अभी ये मैं अपनी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो मेंस के क्वेश्चंस आपको दिए और उसके बाद आपको घर पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। आप जब धीरे धीरे 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन लिख लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें कोई आंसर कैसे लिखना होता है। तो अभी ये चल रहा है ना, जिनके डाउट्स हैं कि हम आंसर कहाँ सेंड करें, तो आंसर अभी कहीं नहीं सेंड करना, अपने पास रखना है। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद उनका आंसर आपको बताया जाएगा या ये बताया जाएगा कि उनको कैसे लिखना है। तो आप घर पर ही प्रैक्टिस करें अभी, ठीक, और प्रैक्टिस जरूर करें। बी आर द वे फिर बता दीजिए, बिल्कुल बता दूंगा, अभी इसको कंप्लीट कर लें। चलिए देखिए, तो पहले का पहला आपकी कॉपी जो होती है उसमें 2 खंड रहते हैं क्वेश्चन डालने के लिए, 2 बॉक्स बने रहते हैं छोटे छोटे। तो आपको पहले ये डालना है कि कौन सा प्रश्न नंबर है, तो प्रश्न नंबर 1, और उसका कौन सा खंड है, तो 1, फिर उसके बाद 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसा आपको डालना होता है, ठीक। तो ऐसे प्रश्न डाला हुआ है यहाँ पर 1, 1, उसमें आपको 3 बिंदु, देखिए प्रश्न आपको नहीं रिपीट करना है, आपके पास समय इतना नहीं है ना कि आप पहले क्वेश्चन लिखें जो पेपर में लिखा हुआ है, कोई एक लाइन भी लिखी हुई है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप उस प्रश्न को एज इट इज कॉपी में अपने उतारें। आपको टाइम खराब नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, कई क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा जल्दी हो जाता है। तो हम जितना से जितना ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे हमारे काम का होगा, क्योंकि हमें पेपर पूरा करना है। ये पूरा अनुभव है कि जिसने भी पेपर पूरा किया है उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसने छोड़ा है या बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो उसने बहुत अच्छे दे दिए, लेकिन कई चीज़ें उससे छूट गई, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। आपको लिखना तो पूरा ही है, बाद में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको पेपर कंप्लीट किया जाता है, और टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा मैं कि कितने मिनट में या कितने आपको सेकेंड्स में एक आंसर लिखना है कि आपको ये पूरा टाइम कंप्लीट हो जाए, मतलब जो 3 घंटे होते हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। चलिए, तो पहला उत्तर देखिए, आपको मैंने पहले क्या बताया है, सीपी एवं बरार, तो महाकौशल छत्तीसगढ़ विदर्भ एवं बरार क्षेत्र को मिलाकर एक प्रदेश बना था, है ना, अभी तो है नहीं, हमें यही बताना पड़ेगा कि क्या था ये। तो ये 4 क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रदेश बना था, ठीक। राजधानी सीधे आप टू द पॉइंट लिख दें, राजधानी नागपुर, और मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं, लेकिन हमें कुछ स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हमारी शब्द सीमा बढ़ रही है। अब आप यहां पर शब्द सीमा देखोगे तो शब्द सीमा क्या हो रही है हमारी, स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं ना, सब लोग देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ, दिखाई दे रहा है ना सबको। ठीक है, वेरी गुड, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये हम पहले स्थिति बता दें उस क्षेत्र की कि सीपी एवं बरार कहाँ स्थित था या कहाँ स्थित है। किसी भी स्थान की पूछी जाए, मान लो आज वर्तमान में स्थित है तो हम है लगा देंगे, ये स्थित था तो हमने था लगाया है। तो ये इन क्षेत्रों को मिलकर बना। राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु, इसका दूसरा बिंदु है राजधानी, और तीसरे और चौथे बिंदु में जो आपकी इच्छा हो उस बिंदु को ऐड कर सकते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास जब किसी बात के लिए कई बिंदु रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो बिंदु को चयनित करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर डेटा तो पर्याप्त है सीपी एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट के लिए, लेकिन हमारे पास शब्द सीमा क्या है, कम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उन बिंदुओं को लिखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु तो सबसे महत्वपूर्ण की उसकी स्थिति क्या है, और दूसरा उसका बिंदु कि उसकी राजधानी क्या थी। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ये तो लिखना ही है आपको। उसके बाद आप चाहे राज्य प्रमुख लिख दें, चाहे मुख्यमंत्री लिख दें, आपकी इच्छा है। तीसरा बिंदु भी ऐड कर दें। लगभग आप शब्द गिनेंगे तो यहाँ पर 10 शब्द हो रहे हैं, लाइनें 3 हो रही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट्स में लिखे हैं तो लाइनें तो बढ़ेंगी। या हम कहीं आगे चलकर चार्ट बनाएंगे तो हमारी लाइनें बढ़ जाएंगी। तो लाइन ऐसे नहीं काउंट करना है, जब हम पैराग्राफ में लिखे तब आपको लाइनें देखना है कि 2 या 3 लाइनें हों, ठीक। वो बिंदु में लिखें तो आपकी लाइनें बढ़ेंगी, उसके लिए बेफिक्र रहें आप। चलिए, तो सभी बिंदुओं में यही करना है। मैंने सबके आंसर लिख दिए हैं, पर डिस्कस करना सिर्फ इसी एक जैसा जो क्वेश्चन होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो तीनों में आप पढ़ सकते हैं, आगे के आंसर्स उसी तरह लिखे गए हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी राजधानी क्या है, उनके मुख्यमंत्री राज प्रमुख कौन है। जिनको 2019 का मेंस देना हो तो चौथा बिंदु भी डाल सकते हैं, हमारे पास शब्द सीमा बढ़ जाती है 2019 के लिए, तो चौथा बिंदु राज प्रमुख डाल दिए। चलिए, तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको आसानी से बन जाएंगे। विंध्य प्रदेश भी, भोपाल स्टेट भी, पूरी टेबल जो बनाई थी एज इट इज उसी को लिख देना है बिंदु के अनुसार, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो भोपाल स्टेट भाग ग में कब शामिल हुआ व इसके मुख्यमंत्री कौन बने। बिल्कुल फैक्ट है,
तो ये तो आपको लिखा ही है कि भोपाल स्टेट भाग ग में कब शामिल हुआ, तो आपको ये पूरी पंक्ति ही लिख देनी है, जैसा प्रश्न है उसी तरह पंक्ति बनाकर आंसर को ऐड करते हुए आपको लिख देनी है कि भोपाल जो है, भोपाल स्टेट भाग ग में 1 जून 1949 को शामिल हुआ, वह इसके मुख्यमंत्री कौन बने, शंकर दयाल शर्मा। बस कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इस क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। जिनको भी पीडीएफ नहीं मिली मिल जाएगी, बेफिक्र रहो आप लोग। अब भेजी गई थी पीडीएफ पर आप लोग को नहीं मिली, कोई बात नहीं, फिर से भेज देंगे। ये बहुत बार प्रश्न आ रहा है भाई कि पार्ट बी में सीएम कौन थे, लीलाधर जोशी। तो आपका उत्तर सही है, पार्ट बी के सीएम लीलाधर जोशी थे, लेकिन वो पहले सीएम थे, है ना। उसके बाद जो व्यवस्थाएं बनी, देखो 1946 में चुनाव हुए थे और उसके पश्चात चुनाव हुए थे आपके 1952 में। तो 1952 से 1956 तक लंबा जो समय था वो सीएम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लीलाधर जोशी पहले थे, उसके बाद आपके जो बनते हैं मुख्य रूप से जो सीएम रहते हैं और लास्ट में 1956 में सीएम रहते हैं वो तखतमल जैन रहते हैं, ठीक। तो आपको तखतमल जैन याद रखना है मुख्यतः। उसके अलावा आप नाम याद रखना चाहें तो आपको ये पीडीएफ जो मिलेगी तो इस टेबल में आपको मैंने सारे नाम ऐड कर दिए हैं, तो आप जब भी देखना चाहें ये 4 नाम है आपके, लीलाधर जोशी, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय बने थे, फिर उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो मिश्री लाल गंगवाल बने और फिर उसके बाद तखतमल जैन बने। तो सीएम जो मध्य भारत के थे ये 4 सीएम बन चुके थे। तो आपको क्या याद कर पाओगे क्या सभी बातें? तो जो आपके काम की हैं या एक उत्तर हमें लिखना है सिंपल सा, तो हम एक याद कर लेना और जो पूछा जाता है हमसे, तो परेशान ना हुआ करें, जो बताया है वो सही है। तो अभी इतना समझ में आया कि आपको मध्य भारत के सीएम में कोई डाउट? पहले सीएम जब मध्य भारत बना तो लीलाधर जोशी थे, बिल्कुल सही है आपका जवाब। उसके पश्चात आपके 4 सीएम बन गए ना, तो आपको याद रखना है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, मिश्री लाल गंगवाल और तखतमल जैन। कायदे सिंह का 5 बार कार्यकाल था, मिश्री लाल गंगवाल बने थे, उसके पहले तखतमल जैन बने थे और फिर मिश्री लाल गंगवाल का इस्तीफा हुआ और उसके बाद फिर तखतमल जैन बन गए। तो ऐसी व्यवस्थाएं आपको कोई जरूरत नहीं ना इन सब चीजों की, इसलिए बताया नहीं जा रहा। अभी बताइए, ठीक है, पार्ट बी का क्लियर हुआ सबको, सीएम वगैरह का? जल्दी कमेंट करें, बताएं। भाग बा मतलब भाग खा कहेंगे आप, इतना क्लियर? ठीक है। अभी आपका और एक विंध्य प्रदेश में भी ऐसी ही व्यवस्था है। तो पहले क्या था, वहां पे जो निर्वाचक मंडल बने थे वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के लिए अलग अलग बने थे। तो बघेलखंड के जो मुख्यमंत्री या उस टाइम पे प्रधानमंत्री पद उनका नाम था, वो क्या बने थे, अवधेश प्रताप सिंह। तो आप उनको भी याद रखें। उसके अलावा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था वहां पर अलग निर्वाचक मंडल था, वहां पर अलग निर्वाचित व्यक्ति थे, उनका एक प्रतिनिधि सभा मतलब प्रतिनिधियों के रूप में कई लोग थे, तो उनका एक हेड चुना गया था। उसको वो कौन थे, तो कामता प्रसाद सक्सेना थे। एक प्रकार से सीएम जैसा ही वहां पर भी काम हो रहा था। तो आप कहां तक ऐसे याद करेंगे? अपने काम में क्या पूछा जाता है कि जो बाद में या 1951-52 के चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बने, मुख्यतः हमसे वही पूछा जाता है, तो आपको वो याद रखना है। चलिए, तो आपको सिर्फ शंभुनाथ शुक्ल याद, पंडित शंभुनाथ शुक्ल याद रखना है बस। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। वापस आए अपने मैटर पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग घर में जो लिखा होगा जिन लोगों ने, वो लोग मिला लेंगे थोड़ा आंसर, ठीक है। फिर बात करते हैं मध्य भारत का राज्य प्रमुख किन्हें बनाया गया। बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट है। तो मध्य ऐसी ही जैसे प्रश्न में लाइन लिखी हुई है वैसा ही आपको कर देना है। मध्य भारत का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, तो जीवाजीराव सिंधिया को। मध्य भारत का राज्य प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया, पूर्ण विराम। इतना आपका आंसर है कंप्लीट, ठीक। तो 3 अंक के जो 2020 के बाद प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे ही लिखना है आपको। फिर अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, भाग ग में कौन सा क्षेत्र शामिल था, नाम बताइए। या पहले प्रश्न गलत था, ये मैंने सुधारा इसको। भाग क में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे ऐसे बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि भाग क में कौन सा क्षेत्र शामिल था। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो भाग क में सीधे नाम बता देना है कि भाग क में सीपी एवं बरार प्रदेश शामिल था, ये उत्तर हो गया।
यहाँ पर फिर जब वो पूछना चाहेगा कि इस क्षेत्र के अंतर मतलब सीपी एवं बरार के अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र थे, तो आपको नाम देगा, भाग का नहीं लिखेगा, आपको सीधे लिखेगा कि सीपी एवं बरार में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो आपको 3-4 नाम लिख देने हैं कि सीपी एवं बरार में कौन कौन से, बरार क्षेत्र शामिल था, विदर्भ क्षेत्र शामिल था, छत्तीसगढ़ शामिल था और महाकौशल क्षेत्र शामिल था। ये 4 नाम आपको लिख देने हैं, सिंपल। तो जिस प्रकार का प्रश्न पूछे वैसा उत्तर लिखना है। उसके पश्चात बात करते हैं, एक आयोग का नाम लिखा है, फजल अली आयोग। छूट तो नहीं रहा कुछ? अच्छा, 8वां छूट रहा है। गठन से पूर्व मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था? तो बता देना है, गठन से पूर्व कितने भागों में विभाजित था हमारा मध्य प्रदेश? गठन कब हुआ? 1956 में। तो उसके पहले क्या बताना है हमें? एक प्रकार से देखिए, 2 बातें यहाँ पर, एक तो भाग, वो वाला भाग याद रखिएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो उस प्रकार से 3 बताने हैं और उसके अंदर कितने भाग थे हमारे? टोटल 4। तो मत ये बताना है आपको कि मध्य प्रदेश, गठन से पूर्व मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित था और उनके नाम लिख देने हैं चारों के, कि भाग का में ये सीपी एवं बरार, भाग खा में मध्य भारत, भाग गा में भोपाल एवं विंध्य प्रदेश। ऐसा उत्तर आप लिख दें। शब्द सीमा का आप ख्याल रखें, देखेंगे तो लगभग 10 से 12 शब्द ही हो रहे हैं आपके उत्तर में, ठीक। तो ये और यही आंसर सेम आप लिख सकते हैं जो 2019 का मेंस दे रहे हैं वो लोग भी। तो ऐसा बिल्कुल ही, इसमें कोई कमी नहीं है कि आपको बहुत कम दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें डेटा डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं, 2019 और 2020 दोनों के लिए बिल्कुल लागू होगा ये आंसर। तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगली बात बताई गई, फजल अली आयोग, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आपको फजल अली आयोग हेडिंग नहीं डालनी है कहीं पे, है ना, आपको टाइम बचाना है। तो आप सीधा उत्तर लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर के पास पेपर होगा, उसको पता है कि मैंने क्या पूछा है, तो बच्चे ने आंसर लिखा है। टू द पॉइंट, इसके जिसके बिंदु बने आपको बिल्कुल बिंदु लिख देना, पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं। फजल अली आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था, इसने इतने तारीख को रिपोर्ट सौंपी, इसने, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जिसके बिंदु बन रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट लिख दो, गठन, है ना, फजल अली आयोग क्वेश्चन में लिखा होगा, एग्जामिनर देखेगा, उसके बाद आपकी आंसर कॉपी देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, गठन। गठन में पहला लिख दीजिए 22 दिसंबर 1953, फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं, कब उसने सौंपी, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सदस्य कौन थे। समय भी हो गया। तो इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य कौन थे? तो अध्यक्ष आपको सैयद फजल अली, जस्टिस न्यायमूर्ति थे ये, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो ये अध्यक्ष बता देना है। आपके सामने उत्तर तो दिख रहा होगा ना? हाँ, दिख रहा है। अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। और सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। 2019 वालों के लिए आप कार्य भी लिख सकते हैं कि क्या काम था इस आयोग का। तो इस आयोग का काम राज्यों के पुनर्गठन हेतु अनुशंसा करना या सिफारिशें करना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इतने तक समझ में आया? चलिए, कोई डाउट हो तो अब बताइए। अनुराग जी ने एक कमेंट किया है कि आप सब बताइए, हम लोगों को जो जो होता है इसलिए 3 साल के लिए एडमिशन लिया है। तो अनुराग जी, आपके एमपीपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि आप 3 साल भी पढ़ेंगे तो आपका मैटर क्या है, कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो आप उतनी ही चीज़ें पढ़ें जो काम की हैं आपके, व्यर्थ पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप सिर्फ काम की बातें पढ़ें, क्योंकि हमारे दिमाग की भी एक सीमा है कि ये इतने समय तक याद रखेगा और इतना डेटा याद रखेगा। तो आप याद तो कर लोगे आज, लेकिन कल वो भूल जानी है बातें, तो क्या मतलब कि याद करने से, है ना। मैं सुना दिया करूंगा कहानी, वैसे भी ज़्यादा ही बताता हूं मैं, कम कहीं से नहीं बताता। तो आप चिंता ना करें, जितना काम का होगा या थोड़ा बहुत उससे आपको कहानी समझ में आ जाए, उतनी कहानी जरूर सुनाऊंगा, जिससे आपका आगे के टॉपिक्स जुड़े हों, जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, वो बातें मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको वो व्यर्थ बातें छोड़ दूंगा मैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो आगे से मतलब है ना उसको पीछे से मतलब, ठीक। तो आप 3 साल के लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ें। 3 साल भी लोगों के लिए कम जाते हैं। तो आपको देखिए, अच्छा एक डाउट एक दिन और रह गया था, ये वाला मैंने देखा था पर आपको बता नहीं पाया था। योगिता जी ने कहा 29 दिसंबर 1953। तो देखिए, आपका जो संविधान होता है, संविधान का एक बेयर एक्ट आता है। तो ये जो डेट है मेरी 22 दिसंबर 1953, ये संविधान के बेयर एक्ट से ली गई है। आपको विकिपीडिया या दूसरी वेबसाइट्स में 29 दिसंबर मिलता है, मैंने भी देख रखा है, लेकिन जो कहीं से मुझे यदि ऑथेंटिक डेटा मिलता है तो मैं उसका प्रयोग करूंगा, है ना। मध्य प्रदेश में आप एक बात और बता दूं आपको, भविष्य के लिए भी आप अवेयर रहेंगे
कि मध्य प्रदेश में ऐसे आंकड़े हैं जो आपको बहुत भ्रमित करेंगे। हर किताब में हर आंकड़ा गलत मिलता है, तो आप ऐसे तो परेशान हो नहीं सकते कि किस किताब का मानूं किस किताब का नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे ऑथेंटिक हो, किसी मध्य प्रदेश की वेबसाइट में या मध्य प्रदेश के द्वारा जारी पुस्तकों में वो डेटा मिलता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मुख्य परीक्षा में भी और याद करने के लिए भी। ठीक, तो आप इसमें परेशान ना हुआ करें कि डेटा, मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा विवादित विषय है अपने एमपी का, कि इसमें कोई आंकड़ा ही सही नहीं मिलता है। जितनी पुस्तकें आप उठाकर देखेंगे उतनी पुस्तकों में आपको अलग डेटा मिल जाएगा। तो आपको मैं कहीं ना कहीं से आपको कोई ऑथेंटिक डेटा होगा उसी को उठाकर लाऊंगा, किसी सरकार की वेबसाइट से या आयोग की वेबसाइट से। ठीक, तो 22 दिसंबर आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं आपसे। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा आप लोग, है ना। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो आगे चर्चा होगी, शायद आपको पीडीएफ जो मिली होगी उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो भेज दिए गए होंगे, लेकिन आंसर आपको समय आने पर मिलेगा, है ना। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा उत्तर और मैं डिस्कस भी कर दूंगा, बोल भी दूंगा उसको। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, 1972 में गठित जिलों के नाम बताइए। ये तो टू द पॉइंट है, कुछ समझाने जैसा है नहीं, आपको एक ही लाइन में उत्तर लिख देना है। 1972 में गठित जिलों के नाम डैश करना है और 1 और 2 नंबर डाल के आपको नाम लिख देना है, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल सा बिल्कुल टू द पॉइंट हमें लिखना है 3 मार्क्स के आंसर। इसमें कुछ भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ परिभाषित करना है, कुछ और कुछ लिखना है। सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही आंसर कर देना है हमें, बस। तो क्या होगा इसका आंसर, 1972 में गठित जिलों के नाम, डैश जरूर कर देना है कि आगे भी और कुछ है, और 1 और 2 लिखना है। 1 में लिखना है आपको भोपाल और 2 में लिखना है आपको राजनांदगांव। उत्तर खत्म। ठीक, फिर देखिए 11वां प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में जिलों के निर्माण के लिए गठित समितियों के नाम। तो ये आपके प्रश्न में ही उसके उत्तर दिए गए हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, जिला पुनर्गठित मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन समितियां, कम से कम शब्द करना है ना हमको, और डैश करके आप 3 नाम लिख देंगे, बस खत्म। आपका उत्तर इतने में खत्म। देखिए 10 शब्द भी नहीं हो रहे होंगे इतने में, तो ये आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, 12वां, 13वां और 14वां एक ही प्रकार का प्रश्न है, एक ही जैसा आंसर होगा उसका। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। जैसे BR दवे समिति पूछा है, तो BR दवे समिति में क्या लिखेंगे अपन, BR दवे समिति किस काम के लिए थी, कब गठित की गई थी और क्या चीज की अनुशंसा की इसने। ठीक, तो देखिए आपके सामने उत्तर है कि नंबर 1 पहला बिंदु लिखा है, जिलों के पुनर्गठन हेतु गठित, मतलब ये जिला पुनर्गठन समितियां हैं तीनों, तो तीनों में पहला बिंदु तो यही होगा कि जिलों के पुनर्गठन हेतु गठित। दूसरा बिंदु कब गठित किया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे BR दवे समिति क्या है 1982 में गठित की गई थी, तो उसकी डेट भी लिख दीजिए। और तीसरा बिंदु आप लिख सकते हैं किसके आधार पर 10 नए जिलों का गठन किया गया। बस जिलों के नाम नहीं लिखना है आपको, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा डेटा। आपको सिर्फ ये बताना है कि 10 नए जिलों का गठन किया गया, संख्या बता देनी है और अंडरलाइन कर देना है आपको कि 10 जिले गठित किए गए। डेट यदि आपने लिखी है उसकी स्थापना की तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है और जिला पुनर्गठन के नीचे कर देना है। इसी प्रकार सभी के उत्तर आपके, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो आगे जो आपका सिंहदेव समिति और बोस समिति हैं उनके भी क्या है, इसी प्रकार से सेम आपको आंसर लिखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनूपपुर जिला कब व किससे पृथक होकर बना। तो कोई खास नहीं है, आपको सीधे इसी तरह की लाइन बना देना है, अनूपपुर जिला कब बना है और किससे पृथक होकर बना है। तो अनूपपुर जिला किससे पृथक हुआ है, शहडोल से। बना कब है, तो 2003 में। ठीक, चलिए अब कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हमारे क्वेश्चन यहां से खत्म, संभागों की बात कल कर लेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये टोटल जो पूरा टॉपिक खत्म हुआ है, उसके बाद 6 अंकों के प्रश्न, 6 अंकों के प्रश्न, सॉरी 6 अंक बोल रहा हूँ, 5 अंकों के प्रश्न और 11 अंकों के प्रश्न एक जैसे ही होंगे लगभग। आपको डेटा कम या ज्यादा करना है तो वो आपको बताया जाएगा कि कैसे 11 अंक के लिए पूछा जाए तो लिखना है और कैसे 5 अंक में पूछा जाए तो लिखना है। ठीक, चलिए तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। बताइए आपको कोई अभी तक में डाउट हो तो।
चलिए ठीक है, कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा कुछ लोगों का, तो कल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा, तो कभी ना कभी कोई बात रहेगी तो क्लियर हो ही जाएगी। तो इसकी चिंता ना करें कि 100 बातें हैं तो 100 में से 2 क्लियर नहीं हुई तो आप परेशान हो जाओ। 98 क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है, 2 कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय सबको, बाय बाय। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।